This is Dr. Rakesh Jain again. So this is my fourth episode on epilepsy. So I want to clear every misconception about epilepsy, and today my topic itself is misconception about epilepsy. जो भी हमारी धारणाएं हैं एपिलेप्सी के बारे में, समाज के अंदर फैली हुई काफ़ी सारी गलतफहमी हैं जो हम एपिलेप्सी के बारे में सोचते हैं। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं कि क्या मिसकंसेप्शंस हैं। सो पहले आई विल जस्ट enumerate those misconceptions which is prevalent in the society and the people think about it, and then we will take one by one and we'll see what we can do about them. So I'll just read actually. Some people say कि water अगर दौरा emergency अगर आया है किसी बच्चे को या बड़े को, तो उस वक्त अगर मुंह पे पानी छिड़क दो या उसको जूता सूंघा दो, प्याज सूंघा दो, उससे दौरा ठीक हो जाता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। दूसरा है कि बच्चे को अगर या बड़े को दौरा अगर आता है तो उसके जाड़ कई बार टाइट हो जाते हैं, तो वो खींचने नहीं चाहिए, उनको खोलना चाहिए, अदरवाइज उससे नुकसान हो जाता है। तीसरा है कि कई बार बच्चा अपनी जीभ को स्वालो कर सकता है, तो उसका भी वो एक लॉजिक है उसमें, आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर ऑन। और जब दौरा आता है, झटके आए हुए हैं, तो उसको रोकना चाहिए, ये एक मिसकंसेप्शन है जो कि गलत है। मिसकंसेप्शन इज मीन्स दैट इट इज़ नॉट करेक्ट। और एक मैंने सुना है कि अगर दौरा बच्चे को आया है उसके बाद काफ़ी बच्चे सो जाते हैं, तो दौरे के बाद बच्चे को सोने नहीं देना चाहिए, ऐसा एक भ्रम है। और जो भ्रम सुनने में आते हैं उसमें है कि एपिलेप्सी इज़ नॉट क्योरेबल, कि आजीवन आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये कोई ओपरे पराये का चक्कर है, कोई गलत हवा है, या कोई किसी का कोई ब्लैक मैजिक टाइप कुछ कोई चीज़ है। तो इस तरह की भ्रांतियां हैं। कई लोग समझते हैं कि एपिलेप्सी, हमारे परिवार में तो किसी को एपिलेप्सी नहीं है, तो ये कैसे बच्चे में आ गई है। तो इसका भी हम जवाब देंगे कि जेनेटिक कंपोनेंट कितना होता है इसमें और कितने में जेनेटिक नहीं होता है। काफ़ी लोग समझते हैं कि बच्चे को अगर एपिलेप्सी है, दौरे की बीमारी है, तो ये बच्चा जो है नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर सकता है, नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, स्विमिंग नहीं कर सकता, कैंप में नहीं जा सकता है बच्चों के साथ, ना ही ये इंटेलिजेंस वाइज भी नॉर्मल है। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। काफ़ी पेरेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ एपिलेप्सी दिस चाइल्ड हैज़ बीन डिनाइड एडमिशन इन द स्कूल। तो we'll try to address that. And काफ़ी लोग जो हैं होम्योपैथी या और तरह की अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में चले जाते हैं, सिर्फ ये समझ के कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो वो सेफ़ हैं, और ये जो मेन दवाइयाँ हैं उनको बंद कर देते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एपिलेप्सी वाले बच्चे को टीवी नहीं देखना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं, और किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कम पार्टिसिपेट करना चाहिए, या स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ज़रा सा भी स्ट्रेस लेगा तो सीजर आ जाएंगे। तो ये सब एक काइंड ऑफ लिस्ट थी जो मैंने बना रखी थी, जो पेरेंट्स हमसे पूछते हैं या समाज में जो प्रेवलेंट है कि ये भ्रम है एपिलेप्सी के बारे में। अब मैं वन बाय वन इनको लेके और लेट्स सी हाउ ट्रू दे आर एंड व्हाट वी कैन डू एक्चुअली, व्हाट इज़ द मिसकंसेप्शन पीपल थिंक एंड व्हाट शुड एग्जैक्टली बी डन। तो सबसे पहले दो तीन थे जो इमरजेंसी में जब सीजर आता है बच्चे को, उसके बारे में थे कि उसको पानी छिड़क देना चाहिए, या बच्चे को उस टाइम पानी पिला दो, उसका मुंह बंद नहीं होना चाहिए, उसको दौरे रोक लो, हाथ से पकड़ लो अगर झटके आ रहे हैं तो। ये सब चीज़ें गलत हैं। या उसको जूता सूंघा दो, प्याज सूंघा दो, ये मैंने पहले एपिसोड में भी बताया है डिटेल में। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, ना ही ऐसा करने से दौरा रुकेगा, और कुछ ना कुछ आपका बच्चे का नुकसान उसमें ज़्यादा होने की संभावना है। जब आप उसका मुंह खोलने की कोशिश करते हो, कई लोग उंगली मुंह में डाल देते हैं, कई लोग चम्मच मुंह में डाल देते हैं, और काफ़ी केसेस हमारे पास आते हैं कि जी बच्चे का दांत टूट गया क्योंकि मैंने चम्मच डाल दी थी। एक पेरेंट्स आए मेरे पास जिन्होंने अपनी उंगलियां डाल दी, तो उंगली कट गई उनकी, बिल्कुल द फिंगर वॉज कम्प्लीटली चॉप्ड। सो ये दीज आर ऑल डेंजरस थिंग्स, प्लीज़ डू नॉट अटेम्प्ट एनी ऑफ दिस थिंग्स। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चे को अचानक दौरा आ जाए तो हम क्या करें, जो मैंने पहले एपिसोड में भी कवर किया है, फिर से बता देता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को अगर सीजर आता है तो 90% सीजर 5 मिनट के अंदर अपने आप बंद हो जाते हैं।
आपके रोकने से या पानी सर पे डालने से या मुंह के अंदर डालने से ठीक नहीं होगा। दूसरा, कोई भी चीज़ आपको मुंह में बच्चे के नहीं डालनी है जिस वक्त उसको दोहरा रहे हो। आप सीधा बच्चे को सीधा लेटा दें और थोड़ी सी बाई की तरफ करवट दिला दें, इतना ही काम करना है। और घड़ी पे ध्यान रखें। और डॉक्टर ने आपको एक मिडासिप नाम का नेजल स्प्रे दिया होगा, अगर दौरा 5 मिनट या उससे ज़्यादा चले तो वो स्प्रे दे दें नाक में, उसकी डोज जो आपको बता रखी है, और अपनी तैयारी शुरू करें। अगर 5 मिनट के बाद भी बाई चांस दौरा ना रुके तो जो भी नज़दीकी अस्पताल हो उसमें आप बच्चे को ले जाएं। लेकिन कोई भी एडवेंचरस काम नहीं करना है जो मैंने आपको बताया है। और एक जो भ्रम है कि बच्चे को सोने नहीं देना है दौरे के बाद, ऐसा नहीं है। अगर दौरा रुक गया है, बच्चा कंफर्टेबल है, ठीक से ब्रीदिंग आ रही है, उसका कलर ठीक है बच्चे का, तो इट इज़ नेचुरल एक्चुअली टू हैव स्लीप आफ्टर सीजर्स। सो डो नॉट ट्राई टू वेक द चाइल्ड अप अगर बच्चा वैसे ठीक लग रहा है तो आपको। अगर आपको कोई भी संशय इस बारे में, तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें या नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र हो उसमें बच्चे को ले जाएं। एक भ्रम है कि बच्चा के एपिलेप्सी जो है ये क्योरेबल नहीं है, लाइफ लॉन्ग रहती है। जैसे मैंने पहले एपिसोड्स में भी बताया है कि मोर देन 70% सीजर्स दे कैन बी कंट्रोल्ड विद मेडिकेशन। अगर हम प्रॉपर उसका डायग्नोसिस बनाते हैं, एपिलेप्सी का प्रॉपर दवाइयाँ शुरू करते हैं, तो 70-80% तक बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और दवा भी छूट जाती है और लाइफ में आगे और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। आई वॉन्ट टू stress upon it that parents should not get scared if the child is diagnosed with epilepsy. Epilepsy ऐसा कोई स्टिग्मा नहीं है कि अगर हो गई है तो somebody is secluded in the society, ऐसा कुछ भी नहीं है। We are all part of the society. And activities के बारे में हम बात करें तो all the activities are generally allowed for those kids who have simple epilepsy, जो हमारे 70 से 80% ग्रुप में आते हैं, जो कि आपका डॉक्टर आपसे डिस्कस करेगा। चाहे वो स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो या कैंप में जाना हो स्कूल के साथ, सब अलाउड है, लेकिन अंडर सुपरविजन, नॉट इंडिपेंडेंट। वैसे भी हम छोटे बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ते हैं, कोई ना कोई अडल्ट सुपरविजन हमेशा साथ में होती है। लेकिन एपिलेप्सी वाले बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान कि हम जो भी अडल्ट उनके साथ हैं उनको ज़रूर पता हो कि ये बच्चे को एपिलेप्सी है, बाई चांस अगर आ जाए तो क्या करना है। इतना ही काफ़ी है। लेकिन एक्टिविटीज़ जो हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अलाउ करते हैं और नहीं स्कूल इसमें मना करते हैं। बाय लॉ स्कूल कैन नॉट डिनाई एडमिशन टू एनी चाइल्ड बिकॉज ऑफ एपिलेप्सी। तो अगर कोई भी स्कूल मना करता है तो उनसे आप डिस्कशन कीजिए, जो उनके फियर हैं उनको एड्रेस कीजिए। मैं कई बार इवन ये भी ऑफ़र करता हूँ कि हम स्कूल से आप बात भी करा सकते हैं। अगर स्कूल में जो मेडिकल रूम है उसमें नर्स होती हैं, उनको कोई चीज़ समझनी हो या उनका एक सेशन लेना हो कि एपिलेप्सी मैनेजमेंट कैसे होता है, तो उसको भी हम लोग एड्रेस करते हैं। लेकिन एडमिशन स्कूल जनरली मना नहीं करता है। कोई स्कूल अगर करता है ऐसा तो आप डिस्कस कर सकते हैं और हम उसको विल ट्राई टू सॉल्व दैट। दूसरा कि जेनेटिक कॉज इसका क्या है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एपिलेप्सी के बहुत सारे कारण होते हैं। जन्म में बच्चा ना रोए, कई बार जन्म से पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण एपिलेप्सी हो सकती है। कुछ विटामिन्स है, कुछ मिनरल्स की कमी से एपिलेप्सी हो जाती है। कई बार जन्म या उसके बाद या उस समय इन्फेक्शन अगर हो जाए उससे हो जाती हैं। दिमाग में कई बार कीड़ा होता है, उससे एपिलेप्सी आ सकती है। चोट लगने से भी कई बार हो जाती है। ऐसे और बहुत सारे कारण हैं। नमक की मात्रा अगर शरीर में कम ज़्यादा हो जाए उससे हो सकती है। तो बहुत सारे कारण हैं। तो हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी उससे भी हो सकती है, जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं एपिलेप्सी को, करीबन लेस देन 50% केसेस में हमें कॉज नहीं मिलता है, ये जो मोटे मोटे कॉज मैं बता रहा हूँ। और अगर सीजर कॉन्टीन्यूसली बच्चे को आते हैं दवा देने के बाद भी, तो तब हमें सोचना चाहिए कि ये जेनेटिक एपिलेप्सी हो सकती है। या अगर कुछ और लक्षण उससे पहले दिखते हैं तो डॉक्टर आपको इंडिकेट कर सकता है कि इट कुड बी जेनेटिक। लेकिन हर एपिलेप्सी जेनेटिक नहीं होती है। एक बच्चे को अगर एपिलेप्सी है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि दूसरे को एपिलेप्सी ज़रूर होगी, या पेरेंट्स को अगर एपिलेप्सी है तो बच्चे को ज़रूर होगी। यस, एक पॉसिबिलिटी होती है। डॉक्टर को हिस्ट्री आप ज़रूर बताएं कि परिवार में इसको एपिलेप्सी है, इस तरह की एपिलेप्सी है। जितना प्रिसाइजली डिटेल में उनको आप बताएंगे उतना ही बेहतर है। लेकिन इट इज़ नॉट कंपल्सरी।
कि अगर माँ बाप को एपिलेप्सी है तो बच्चे को ज़रूर होगी, या माँ बाप को नहीं है तो बच्चे को नहीं होगी। लेकिन हर एपिलेप्सी जेनेटिक नहीं होती है। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि एलोपैथी की दवाइयों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किसी से सुन लेते हैं, न्यूज़ में कोई हाफ बेक्ड जो न्यूज़ होती है उसमें सुन लेते हैं, तो कई बार वो अपने आप दवाइयाँ बंद कर देते हैं जो कि डेंजरस हो सकती हैं। जो भी हमारी एपिलेप्सी की मेडिसिन होती हैं वो उनका शुरू करने का भी एक तरीका होता है, और जब हम डिसाइड करते हैं कि हाँ अब समय आ गया है ये दवाइयाँ बंद करने का, तो उनको बंद करने का भी एक तरीका होता है। ना तो ये अचानक शुरू की जाती हैं, ना अचानक बंद की जाती हैं। पर कुछ पेरेंट्स किसी भी नोशन में आके ऐसा कर लेते हैं और वो कोई होम्योपैथी या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन शुरू कर लेते हैं कि इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है तो हम ये शुरू कर लें। देन दे यूजली एंड अप इन अ स्टेटस एपिलेप्टिकस विद अस, क्योंकि वो सारी दवाइयाँ अचानक बंद हो जाती हैं और बच्चे को सीजर तो है ही, तो वो एकदम बड़ा सीजर लेके इमरजेंसी में आते हैं, जो कि काफ़ी भयावह सिचुएशन हो सकती है। और कुछ रेयर सर्कमस्टेंसेस में अगर सीजर बहुत लंबा चलता है तो वो जानलेवा भी हो सकता है। तो कृपया इसका ध्यान रखें, आप अपनी मर्जी से अचानक दवाओं से खिलवाड़ ना करें। कई पेरेंट्स बच्चों पे एकदम ब्लैंकेट बैन लगा देते हैं कि इसको एपिलेप्सी है तो इसको टीवी नहीं देखना है, कंप्यूटर नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है। मैं एंकरेज नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को कि आप बच्चे को टीवी या वीडियो दिखाएं, लेकिन ऐसा हर एपिलेप्सी में नहीं होता है। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी विच आर फोटो सेंसिटिव। जो हम ईईजी करते हैं तो यूजुअली फ्लैश ऑफ लाइट्स हम आंखों में डालते हैं फोटो सेंसिटिविटी चेक करने के लिए। तो जो एपिलेप्सी फोटो सेंसिटिव होती हैं उसमें ही हम मना करते हैं कि कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाले जो टेलीविज़न होते हैं, ख़ासतौर पर जो छोटे टीवी आते थे, कि ये टीवी आप नज़दीक से लाइट बंद करके ना देखें, जिससे सीजर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन ऐसी एपिलेप्सी बड़ी कम होती हैं, लेस देन 10% एपिलेप्सीज हैं विच आर फोटो सेंसिटिव, और उसमें भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो अगर डॉक्टर आपको स्पेसिफिक उसके बारे में ना बताए तो इतनी उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन वॉचिंग टीवी और वर्किंग विद मोबाइल स्क्रीन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड इन अ चाइल्ड। आई एम नॉट एनकरेजिंग कि सारा दिन बच्चा जो है इन चीज़ों में बिजी रहे, तो उसके और अपने दूरगामी प्रॉब्लम्स उसके साथ हो सकती हैं। तो प्लीज़ डोंट एनकरेज दैट थिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो पेरेंट्स पूछते हैं कि जी बच्चे को एपिलेप्सी है, इसको हम पढ़ाई का स्ट्रेस ना दें, जस्ट जितना बच्चा पढ़ सके उतना पढ़ लें, हमें तो वी आर एक्सेप्टिंग आई मीन दिस थिंग कि बच्चे की पढ़ाई कम होगी और आगे जाके बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो ओवर पैम्परिंग करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को। एज आई सेड, मोर देन 70% एपिलेप्सी कंट्रोल हो जाती है, ठीक हो जाती है मेडिसिन के साथ। तो उन बच्चों को सभी एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। स्ट्रेस, वी ऑल हैव स्ट्रेस इन लाइफ। अगर एक लेवल का स्ट्रेस हमारे पास नहीं हो तो हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे को भी स्ट्रेस बोल लीजिए, आप चैलेंज बोल लीजिए, वो सब ज़रूरी है। एंड दे कैन अचीव एवरीथिंग इन लाइफ इवन विद एपिलेप्सी। So please do not over pamper them, do not restrict their activities. Academic में जो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए, and I am sure they will grow out of it, majority of children as I am saying, and they will enjoy the normal, healthy and fruitful life. तो और भी अगर कोई मिसकंसेप्शन है तो आप डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में, and we will address that. I will answer on that, I mean on one-to-one I will answer, but otherwise ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है एपिलेप्सी को लेके। आई विल स्ट्रेस अगेन कि एपिलेप्सी जो है काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में ठीक हो जाती है विद अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये ठीक लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में आप बता दीजिएगा, और next topic you can suggest me, or I will see what I will do in the next week. Thank you very much. Thank you.